स्वागत और नमस्कार बिहार के वीरों, एक बार फिर से आपका। क्योंकि पार्ट टू आज हम लोग देख रहे हैं। पार्ट वन देख चुके हैं हम 150 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, और 75 क्वेश्चंस हमने उसमें देख लिए थे। जीएस पोर्शन मैक्सिमम उसमें था। आप लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही हैं। किसी ने कहा इजी टू मॉडरेट पेपर है, किसी ने कहा कि पेपर सही है, किसी ने कहा कि इस हिसाब से हमारा हो जाना चाहिए। तो अच्छी बात है, सबका होना चाहिए। बट सिर्फ 75 क्वेश्चन में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपका हो रहा है तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। क्योंकि बाकी के 75 क्वेश्चन वो हैं जो डिफिकल्ट, थोड़ा मॉडर्न टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट के पोर्शन में आता है, जिसमें करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर और बिहार स्पेशल होता है। तो वो हमने कल डिस्कस नहीं किया था। आज के 75 क्वेश्चन सिर्फ उसी के बेसिस पे हैं, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे बजट भी होगा। तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट ये थोड़े से होंगे कल से, क्योंकि जो पुराना जीएस पेपर होता है जिसमें हिस्ट्री और साइंस वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो सबके लिए इजी होते हैं। वहाँ कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकता है। मार्जिन आप सिर्फ ले सकते हो करंट अफेयर्स में, या फिर साइंस में, या फिर आप ले सकते हो बिहार स्पेशल में। तो आज का पेपर ही डिसाइड करेगा, पार्ट टू ही डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पे लैंड करते हो टोटल ओवरऑल पोजीशन में। ठीक है, तो मैं बहुत कुछ बातें करूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीडियो के अंत में दो चार बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि ये अब हाई टाइम है कि मैं आपको वो बातें बता दूं। तो पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे 2-3 मिनट के, 2-3 मिनट में ही कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस बताना है मुझे कि आप कैसे वहाँ टैकल कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए पहले एक चीज़ मैं डिस्कस कर दूं। आर्टिकल 330 कल मैंने गलती से सुप्रीम कोर्ट पढ़ दिया था, एससी लिखा हुआ था, और मैं 170 क्वेश्चन डिस्कस करने में एक चीज़ गलत बोल गया जल्दी जल्दी में, और आप लोगों ने उसको पिन कर दिया। मैंने कमेंट भी किया था 5 मिनट के बाद ही वीडियो अपलोड होने के, बट फिर आप लोग कमेंट नहीं देखते हो, पिन कमेंट देखते ही नहीं हो कि करेक्शन तो नहीं है कोई, बस आप अपना अपना लिखने लगते हो। तो चलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए कि आर्टिकल 330 में रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है इन हाउस ऑफ पीपल, या फिर लोअर हाउस, या फिर लोकसभा में अनुसूचित जातियों से संबंधित जो आरक्षण का प्रावधान है वो था। ठीक है, और उसमें फिर कुछ करेक्शन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, उसमें जो है चर्चा में रहा है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया था। तो आर्टिकल 330 आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है कि ये चर्चा में क्यों था। अब हम यहाँ पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आप डिटेल्ड में नहीं जाने वाला हूँ किसी भी चीज़ में। ऑलरेडी करंट अफेयर वगैरह में आप पढ़ चुके हो। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो यहाँ से हमारा पेपर शुरू होता है। वो तो कल की मैंने एक रिकॉल किया चीज़ को जो गलत हो गई थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार कितना है? तो 21-22 के सर्वे के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, या जो फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, वो है 633.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, कितना है? 633.6 बिलियन डॉलर। रट लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला है आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी की जाती है, उसके अनुसार भारत 2022 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? ध्यान रखना, ये विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो 2022 में जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। आप लोगों में ये बहुत दिक्कतें होती हैं, आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो और कमेंट बहुत करते हो। ये मैंने बहुत देखा है बिहार के स्टूडेंट्स के साथ कि आप ढंग से नहीं पढ़ते हो, बहस करने के मूड में रहते हो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, उसके बाद फिर आप जो भी डाउट डालेंगे, मैं डाउट का क्लेरिफिकेशन देने के लिए हूँ, लेकिन डाउट सही होना चाहिए। तो आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2022 के लिए आर्थिक वृद्धि दर, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो 9% जो है बोली गई है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ मेरे को कमेंट करोगे, मैं कमेंट को नहीं भी रिप्लाई करूंगा, ये ऑप्शन है। एग्जाम हॉल में अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो वहाँ आपका मार्क्स कट जाएंगे सीधे, तो लॉस आपका होना है, मेरा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई अंतर प्रवाह के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा है। ठीक है, पांचवा है, फिफ्थ है। अगला है फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है, उसके अनुसार 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 108वां है। खुद को देखते रहिएगा कि आप कहाँ हो, आप कितने क्वेश्चन इनमें से कर पा रहे हो। कल का आप सबका बहुत बेहतर रहा है, इजी टू मॉडरेट आप लोगों ने पेपर बताया था, बट आज का देखिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ पे हो, किस स्थिति में हो, क्योंकि करंट अफेयर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहता है।
हाल ही में हैती मिर्च, जिसको सिरारा खोंग भी बोला जाता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो हैती मिर्च या सिरारा खोंग जो है ये जीआई टैग मिला इसको मणिपुर से, ठीक है। और यहाँ पे संतरा को भी मिला है, बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है हैती मिर्च का, जो कि है मणिपुर से संबंधित। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं सारे आपको। भारत का विदेशी ऋण फॉरेन डेट पूछ रहा है यहाँ पे, दिसंबर 2021 तक कितना था? आपको टैगलाइन जरूर याद रखनी है, फिर बोल रहा हूँ ये यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं मुझे, बट फिर भी मैं अब आपको बता देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। तो दिसंबर 2021 तक पूछ रहा है, कुछ लोगों ने सितंबर पढ़ा होगा, अपडेट हो गया, 3 महीने हो गए हैं उस बात को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर से आ गई है रिपोर्ट। तो उसके अनुसार भारत का जो फॉरेन डेट है, विदेशी ऋण है, वो हो गया $614.9 बिलियन, ठीक है। 614.9 बिलियन डॉलर विदेशी ऋण। और जो फॉरेन रिजर्व है ये अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम पे बहुत कंफ्यूजन था आप लोगों को, टेलीग्राम पे मैंने 250 क्वेश्चन कर दिए हैं, उनको देख लो और ये पेपर सॉल्व कर लो। आपको लाभ ना मिले तो कह देना कि हाँ नहीं मिला, ठीक है। आप लोग पूछते हो कि आप श्योर हो कि इससे क्वेश्चन मिलेंगे, भाई बिल्कुल मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ 35 प्लस बोल रहा हूँ मैं, 40 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे डायरेक्ट, लेकिन कम से कम आप करो तो जितना बोल रहा हूँ। टेलीग्राम और ये 150 क्वेश्चन, ये 150 क्वेश्चन पहले हैं। अगर ये करने के बाद आपका मन करता है तो टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, और उन 100-150 क्वेश्चन वहाँ है उनको भी डिस कर लो एक बार, क्या दिक्कत है, कितना टाइम लगेगा आपको। वर्तमान में भारत में कितनी कंपनियां क्रमशः महारत्न एवं नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं? फिर से ध्यान से देखिए, वर्तमान में पूछ रहा है भारत में कितनी महाकंपनियां क्रमशः महारत्न एवं नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। तो महारत्नाज और नवरत्नाज हैं 11 और 13, यानी महारत्न 11 हैं, नवरत्न 13 हैं। जो अभी 11वीं अपडेट हुई है, PFC हुई है, जो 11वीं महारत्न कंपनी बन गई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत ये कितने मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच प्रदान करेगा? पीएम गति शक्ति बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, बजट में इसकी बात हुई है। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कितना मंत्रालयों को ये एक डिजिटल मंच प्रदान करेगा? तो वर्तमान में जब तक की बात चल रही है बजट तक की, तो 16 मंत्रालयों को ये मास्टर प्लान के तहत 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच प्रदान करेगा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने 1-2 घंटे का सारा करंट बनाया है, जिसमें बिहार भी इंक्लूडेड है और जिसमें नेशनल करंट अफेयर भी है। बिहार के 5 पार्ट हैं छोटे छोटे, 20 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो नहीं है, तो वो 1 घंटा 20 मिनट का है। और नेशनल के 3 पार्ट हैं जो कुल 60 मिनट का है। तो ऑलमोस्ट 180 मिनट के वीडियोस हैं, इनको देख लो, आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। और कैसे बोलूँ मैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन से हैं? क्वेश्चन है अगला, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन से हैं? तो इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ध्यान रखिएगा, बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा। जो भी मैं इकोनॉमिक सर्वे या बजट की बात कर रहा हूँ ये सब लेटेस्ट है, अगर किसी में पुराना हुआ होगा तो उसमें पुराना पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे किसकी बात हो रही है, जहाँ डेट नहीं लिखी है तो वो लेटेस्ट है, अगर पुराना आप से क्वेश्चन होगा तो वहाँ मैंने डेट डाली हुई है, ठीक है। अगला है, बिहार को अब तक कितने कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो बिहार को टोटल 5 कृषि जो है कर्मण पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। लेटेस्ट पिछली साल मिला था, इससे मैंने बोला था पिछली बार 66वीं में कि क्वेश्चन आएगा, और आया था, ठीक है। जो लोग मेरे पुराने जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। नए लड़कों के, नए बच्चों के कमेंट आते हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ। पुराने बच्चे ऑलरेडी टेलीग्राम पे मेरे साथ 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें पता है कि मैं जो बोलता हूँ वो सही होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है वर्तमान मूल्य पर? पूछ रहा है यहाँ पे। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान मूल्य पे यानी करंट प्राइस पे बिहार का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? अमाउंट पूछेगा बिहार में, मैं बोल रहा हूँ बजट और इकोनॉमिक सर्वे में अमाउंट याद करके जाइएगा। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 618.63 हजार करोड़ रुपए। कितना है? 618.63 हजार करोड़ रुपए है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार का अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ।
बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार भी 5 अब तक प्राप्त हुए हैं, और बिहार को अब तक जो एनर्जी है, जो विद्युत है, उसके क्षेत्र में भी 5 हुए हैं। ये देख लेना, एनर्जी है कि परिवहन है, इसमें 5 मिले हैं। ठीक है, मैं कमेंट करके पिन कमेंट कर दूंगा 5 किस में है, बट 2 चीज़ों में 5-5 मिले हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 5-5 है, मैं कमेंट करूंगा दूसरा 5 का है, तो आपको पिन कमेंट को देखना है वीडियो अपलोड होने के आधा घंटे के अंदर। ठीक है, चलिए, ये मैं मुझे लगा कि आपको बता दूं, हो सकता है कृषि कर्मण पिछली बार पूछ लिया, तो इस बार परिवहन से पूछ ले। तो परिवहन या परिवहन में या विद्युत में मैं बता दूंगा किस में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि गत 5 वर्षों में कितनी है? तो ये किससे है? ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे से है क्वेश्चन, ऑब्वियसली पहले हमारी बात यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की हो रही है, तो ये भी अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से ही है कि कृषि एवं सहवर्ती यानी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कितनी रही है 5 वर्षों में, लास्ट 5 ईयर्स में, तो 2.1% रही है। अब इसमें ध्यान से देख लो, यहाँ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पूछ रहा है, ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर नहीं पूछ रहा है। वहाँ बहुत स्पेसिफिक देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को आप गड़बड़ करते हो, मुझे पता है। मैंने टेलीग्राम पे जैसे जितने भी ये क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज घुमा के डाले हैं, आप लोग सब गड़बड़ कर देते हो उसमें। आपको सीधे क्वेश्चन रटे हुए हैं, आप उनके आंसर करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर अलग दिया हुआ है बिहार में, तो उसको ढंग से पढ़िएगा। 2.1 है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, जहाँ की प्राइमरी सेक्टर 2.3 है। मोबाइल ऐप बेहान का संबंध किससे है? तो मैंने ये सारी करंट में बताई थी कि ऐप से क्वेश्चन आने वाला है इस बार, ध्यान से देख के जाओ। चक्र मोबाइल, ये मैंने सारी एप्लीकेशन आपको बता दी हैं ऑलरेडी। तो मोबाइल ऐप बेहान जो है ये कृषक सेवाओं से संबंधित है, इसकी बात ऑलरेडी आर्थिक सर्वेक्षण में हुई है, इस बार क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ध्यान से देख के जाओ। कृषक सेवाओं से संबंधित है ऐप बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? सबको पता होगा ये क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद शिवहर की कम है, पटना की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है शिवहर जिले की आय कितनी है। तो मैंने बोला अमाउंट से क्वेश्चन पूछता है। 19,000 रुपये टोटल है पर कैपिटा इनकम शिवहर जिले की। ठीक है, 19,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित है? 45,734 रुपये। कितना है? 45,734.52 करोड़, टू बी एग्जैक्ट। कितना है? 45,734.52 करोड़ रुपीस। ठीक है, और ये कितना परसेंट हो जाता है? तो 19.24% हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको, बजट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अमाउंट ही पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में 20-21 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का कितने प्रतिशत रहा? बजट 2020-21 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का, डीप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बजट 2020-21 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का रहा है 9.74। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर कमेंट करिएगा। कुल राजस्व प्राप्ति का पूछा है, कुल रेवेन्यू रिसिप्ट का पूछा है, ब्याज भुगतान। ठीक है, तो ये 9.74% है, और इस पे बात हुई है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी अच्छे से, बजट में भी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9.74। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का, तो बात बिहार की बात हो रही है यहाँ पे। 2022-23 के अनुसार बिहार का राजस्व बचत परसेंटेज में कितने रहने का अनुमान है? यानी कि जो ये रेवेन्यू सेविंग्स जो कर रहे हैं इस बार, वो प्रतिशत में पूछ रहा है कितने रहने का अनुमान है, तो वो 0.64% है, 0.64% है जो इनकी टोटल सेविंग हो रही है। ठीक है, रेवेन्यू जो सेविंग होगी, तो रेवेन्यू रिसिट से जो ये सेविंग कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन से जो सेविंग कर रहे हैं, वो परसेंटेज में 0.64, और अमाउंट अगर आप उसको देखोगे तो 4747.84 करोड़ रुपीस है। ये भी आपको याद रखना है, अमाउंट परसेंटेज दोनों याद रखना है, बट मैंने क्वेश्चन बनाया परसेंटेज से क्योंकि मुझे लगता है इस बार ऐसा कुछ खेला होने वाला है। ठीक है, अगला है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 7 निश्चय 2 के पाठ के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए कितना व्यय अनुमानित है? तो 7 निश्चय 2 के पाठ के तहत भी इसने पूछा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए कितना व्यय अनुमानित है, तो इसके लिए 847 करोड़ रुपीस। कितना है? 847 करोड़ रुपीस, याद रखना है। 847 करोड़ रुपए है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए।
अगला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर 2021-22 के लिए कितनी रही। तो ये इंडिया बजट की बात कर रहा है, क्योंकि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय पूछा है, राजकीय व्यक्तिगत आय नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय तो तभी आएगी ना, नेशनल पर कैपिटा इनकम कब निकलेगी, जब राष्ट्र की बात होगी। तो 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर यानी फिक्स्ड प्राइस पर पूछ रहा है 2021-22 के लिए कितनी रही है। तो फिक्स्ड प्राइस पे है 93973 रुपीस, और ये इंडिया की है। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस पे है, पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है, तो 93973। यहाँ पे जो है इकोनॉमिक के क्वेश्चन खत्म हुए, जिसमें बजट और सर्वे हमने देखा है, मोस्ट प्रोबेबली हमने वही देखा है। तो मैंने यहाँ लिबर्टी ली है थोड़ी सी, और जो मैथ्स के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको लास्ट में सिर्फ मैथ के कुछ क्वेश्चन के टाइप बता दूंगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, इसलिए मैथ के मैं आपको बता दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, मुझे पता है कि इतने क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, 4-5 मैक्सिमम होते हैं, बट मैंने 10 रखे हैं ताकि आपको सही से क्वेश्चन समझ आ जाए। मैथ्स में मैं बता दूंगा आपको। मेरा देखो, कुछ क्वेश्चन मैं चाहूँ ना तो आपको सीधे बोल सकता हूँ। एक वीर कुंवर सिंह से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निमंत्रण से गांधी जी चंपारण आए, ये क्वेश्चन आता ही है। मजरुल हक से एक क्वेश्चन आता ही है, लेकिन वो मैंने नहीं रखे हैं। मेरा वो गोल है ही नहीं कि मैं आपको देखो मैंने क्वेश्चन दे दिया, देखो मैंने क्वेश्चन दे दिया, नहीं, आपका लाभ हो ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ कि मैथ्स में एक क्वेश्चन मुझे पता है कि पाइप से और सिस्टर्न से आएगा ही। ठीक है, कि टैंकी कब भरती है कब खाली करती है। रेलगाड़ी का एक आना ही है, एज प्रॉब्लम एक आना ही है, तो मैं उनको रख देता, कह देता देखो मेरा क्वेश्चन आ गया। वो मेरा है ही नहीं, वो मेरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो चलिए, मैंने आके लिबर्टी लेके थोड़े आपके साथ थोड़ा धोखा किया है, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर में आते हैं वापस। हमने जो इकोनॉमिक सर्वे, देखो इकोनॉमिक्स में मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 12-15 क्वेश्चन ही बनाए हैं, उसमें बस बेसिक्स को नहीं रखा है। बेसिक्स की जगह मैंने जो मुझे लगता है कि फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चन आएगा, इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, उनको रख दिया है। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है आपको, मेरे अकॉर्डिंग मैं पेपर कैसे ही सेट करूं। ठीक है, तो आपको तो अल्टीमेटली क्वेश्चन चाहिए ना डायरेक्ट, तो वही है। चलिए अगला है, 74वां कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। कांस फिल्म महोत्सव पूछ रहा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला टाइटन को कांस फिल्म महोत्सव में। ठीक है, याद रखना आपको। अगला है, एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2021 मिला ज्योति भट्ट, हमरा अब्बास और सोहराब हरा को। ठीक है, ज्योति भट्ट, हमरा अब्बास, सोहराब हरा, एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2021, याद रखना आपको। अगला है, साहित्य अकादमी मैथिली का युवा पुरस्कार किसे मिला है। तो साहित्य अकादमी युवा मैथिली पुरस्कार मिला है 2021 का अमित मिश्र को, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है ये। अगला है, पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में आईपीसी द्वारा किस को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी नवोदित का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आईपीसी बोले तो इंडियन पैरालंपिक कमेटी ने पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है अवनी लेखरा को। और ये पैरा निशानेबाज हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, वो सब पता है आपको। लेकिन मैंने क्वेश्चन वहाँ पूछा है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के डिसीजन से इन्होंने पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड दिया है। नवोदित महिला खिलाड़ी का गया है इंडिया के लिए अवनी लेखरा, और पुरुष का आप देख लेना। ठीक है, अगला है, SJFI पुरस्कार 2021 द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये हैं नीरज चोपड़ा, जिनको SFJI पुरस्कार द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला नीरज चोपड़ा जी को। महत्वपूर्ण है, भाला फेंका इन्होंने। अगला महत्वपूर्ण है, बेलन दी ओर 2021 पुरस्कार। बेलन दी ओर 2021 पुरस्कार किसे मिला। लियोनल मेसी को मिला, अर्जेंटीना से हैं लियोनल मेसी, इनको मिला बेलन दी ओर 2021 का पुरस्कार। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर हॉकी में कांस्य पदक जीता है। तो अपना स्कोर देखते रहिएगा कितना आप कर पा रहे हो, और यहाँ आपको ना सीधा आंसर मिलता है, इसलिए आप कहते हो कि पेपर इजी है। जब वहाँ एलिमिनेट करने के लिए आएगा ना, तो वहाँ जर्मनी दिखेगा, लेकिन जर्मनी के साथ जब आपको इंग्लैंड भी दिखेगा वहाँ पे, और ब्राज़ील भी दिखेगा, और सारी चीज़ें दिखेंगी ना, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और एग्ज़ाम प्रेशर अलग चीज़ होती है। तो इतना हल्के में मत लीजिए इस पेपर को, बहुत ईजी नहीं है ये।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर हॉकी में कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हरा के कांस्य पदक जीता, बहुत सालों बाद, 40 से ज़्यादा साल बाद ऐसा किया है। अगला है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की कह रहा है यहाँ पे, पैरालंपिक की बात नहीं हो रही है। तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में यूएसए ने सबसे ज़्यादा जीते हैं 113, जिसमें 39 गोल्ड हैं, 39 गोल्ड हैं, ठीक है, 39 गोल्ड हैं, 41 सिल्वर हैं और 33 ब्रॉन्ज हैं। हिंदी में बोल देता हूँ, यूएसए ने 113 जीते हैं, अमेरिका ने, जिसमें 39 स्वर्ण पदक हैं, 41 रजत पदक हैं और 33 कांस्य पदक हैं, यानी 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। इंडिया ने यहाँ पे जीते हैं 7, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं, और टोटल इंडिया के 7 हो जाते हैं और इंडिया की रैंक है 48 यानी 48वीं, ठीक है। यूएसए की इसमें पहली है, चाइना की दूसरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का नाम क्या है? तो हाइबरी है जापान की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन, ठीक है। अगला है ई रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन के रूप में विकसित हुआ है। ई रूपी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मुझे पता आप में से 80% लोग आरबीआई इसको करने वाले थे, जबकि ई रूपी जो है ये एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ई रूपी याद रखना एक नया डिजिटल भुगतान साधन है और इसको एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ विकसित हो रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो अभी विकसित हो रहा है वो कच्छ गुजरात में है, जो विकसित हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको जरूर ढंग से पढ़ना है क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो कच्छ गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है विकसित हो रहा है, एनटीपीसी इसको डेवलप कर रही है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं साइंस पे, ठीक है। करंट अफेयर हमने देख लिया है, साइंस पे आते हैं वापस। कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती हैं, यानी ये चार्ज भी हो सकती हैं और चार्ज नहीं भी हो सकता है। तो कॉस्मिक किरणें क्या हैं, ध्यान रखना है आपको, आवेशित और अनावेशित दोनों ही हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो है जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है सिगरेट लाइटर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए साइंस में अब डीप आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर साइंस के क्वेश्चन तो देखने ही है ना आपको, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। अगला है, एमआरआई में किन किरणों यानी रेज का प्रयोग नहीं किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, एमआरआई में किन किरणों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग एमआरआई में नहीं होता है, बाकी गामा रेज वगैरह का सबका उसमें प्रयोग होता है, ठीक है। एक्स किरणों का प्रयोग एमआरआई में नहीं किया जाता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, सबसे अधिक गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बिंदु किसका है? तो वहाँ जितने भी ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से आपको एलिमिनेट करना होगा, बट बोरोन और सिलिकॉन दिए ही होंगे। तो बोरोन का जो है सबसे ज़्यादा होता है 2300 डिग्री सेल्सियस, यानी 2300 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु होता है बोरोन का। फिर उससे कम होता है सिलिकॉन का 1410 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब साइंस में थोड़ा आप खुश हो रहे होगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे साइंस में आपको, बट ध्यान रखिएगा कि एग्जाम प्रेशर में गलतियां होती हैं जब वहाँ ऑप्शन 5 होते हैं। तो मूल भौतिक राशि जो किसी अन्य पर निर्भर ना हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मूल भौतिक राशि जो किसी अन्य पर निर्भर ना हो। तो मैंने 7 मूल भौतिक राशियां दे दी हैं, सातों की सातों, इनको याद करके जाइए आप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये 7 मूल भौतिक राशि हैं जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ठीक है। और विद्युत शक्ति का वाट होता है, मैंने दोनों बता दिए हैं, क्वेश्चन एक आप एक्स्ट्रा रख लो। सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो सबसे मीठी चीनी और फ्रक्टोज होती है, ये याद रखना आपको, ठीक है। एस्पार्टेम भी एक है, लेकिन वो क्वेश्चन में जब होगा तो उसका एक अलग होगा, वो स्वीटनर के तौर पे प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे मीठी चीनी का क्वेश्चन आएगा तो फ्रक्टोज होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना इन दो चीज़ों में। अगला है, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक
यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है क्योंकि इसमें जो बिहार पीसीएस है यानी बीपीएससी जो है अपना आंसर अलग से देती है, इसमें पारा को वो आंसर मानते हैं, जबकि लेड जो सीसा जो है वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट पूछ रहा है, एनर्जी नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। और ऊष्मा का कुचालक पूछ रहा है, विद्युत का नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो है वो होता है सीसा या लेड, लेकिन बीपीएससी इसको पारा मानती है। पिछली अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो मरकरी को उन्होंने माना हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, आपको पारा करना चाहिए मेरे हिसाब से वहाँ पे, बाकी आप देख सकते हैं। इसमें मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बीपीएससी क्या मान ले भरोसा नहीं है। ठीक है, तो पारा इसका आंसर है। वैसे अकॉर्डिंग टू यूपीएस बीपीएससी पारा है, वैसे लेड होता है। ठीक है, दोनों बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। आप मुझसे कहोगे कि आप बताओ क्या करके आना चाहिए, तो पारा करके आना चाहिए क्योंकि बीपीएससी उसी को मान रहा है, तो आप तो वही करेंगे, आपको सिलेक्शन लेना है, पीएचडी नहीं करनी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्यान रखना है आपको। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति सेम रहती है, बाकी सब चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है अम्ल वर्षा के घटक हैं, तो ये तो टेलीग्राम पे मैंने रात ही डाला था। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के जो कंपोनेंट हैं वो क्या हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। HNO3 और H2SO4 दोनों ही जो हैं एसिड रेन के ये कंपोनेंट्स हैं, याद रखना है आपको। ई ऑप्शन इस होता है इसका बीपीएससी में। ठीक है, अगला है पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, तो जाइलम के द्वारा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, और इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जाइलम जल। ठीक है, तो जैसे जाइलम बनता है और जैसे ही जल बनता है, फ्लोएम से खाना जाता है, तो फ्लोएम में फूड आता है, तो फूड जो जाएगा वो फ्लोएम से जाएगा, उसमें फ्लोएम ऐसे लिखेंगे तो फ्लो फूड। ठीक है, और जाइलम से जल, ऐसे करके याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ट्रिक मैंने बता दी आपको। तो पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। मिलान करने को ये क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिलान ही दे दिया है। एक तरफ आपको ग्लैंड दी हुई होती हैं, एक तरफ आपको एंजाइम दिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मिलाना होता है। तो अभी आप देख लीजिए कहाँ कौन सा मिलता है। माफ़ कीजिएगा इंग्लिश मीडियम वालों, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, इनका हिंदी, मुझे इंग्लिश लिखना चाहिए था, बट माफ़ी, क्षमा तो आप कर ही दोगे, बड़े क्षमाशील व्यक्ति हैं आप। तो लार में जो है मिलता है, सेलाइवा में मिलता है टॉयलिन और माल्टेज। ठीक है, टॉयलिन और माल्टेज मिलता है सलाइवा में या लार में। ठीक है, एंजाइम। अगला है जठर रस, तो जो हमारा बाइल जूस होता है उसमें पेप्सिन और रेनिन मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। पेप्सिन और रेनिन दो अलग अलग हैं, दोनों याद रखने हैं। अग्नाशय, ठीक है, जो स्टमक है उसमें हमारा मिलता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, एमाशय अग्नाशय यानी जो हमारा स्टमक है उसमें मिलता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और आंत्रीय रस जो इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड होता है उसमें मिलता है माल्टेज और लैक्टेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको, क्वेश्चन ही था ये, बट मैंने मिलान करके खुद ही दे दिया कि आपको परेशानी कम दी जाए। किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, मैंने भी रखा है इसको, क्योंकि साइंस में तो रिपीट आएंगे क्वेश्चन काफ़ी सारे, तो इससे बाहर कहाँ जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो लिम्फोसाइट यानी जो टी सेल्स होती हैं, तो इनका बेसिकली लिम्फोसाइट जो बनती हैं ये तिल्ली, जिसको स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, लिम्फोसाइट्स का निर्माण स्प्लीन में भी होता है और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में भी होता है। तो याद रखना है, मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण स्प्लीन और बोन मैरो दोनों में होता है, और ये क्वेश्चन में दोनों रखे होते हैं, तो इसका आंसर भी ई जाता है। बट वहाँ देख लीजिएगा नहीं आता है, तो स्प्लीन और बोन मैरो यानी तिल्ली और अस्थि मज्जा दोनों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है तापमान, भूख, प्यास। बाकी और भी कुछ संवेदनाएं होती हैं, उनको देख लीजिएगा। मेडुला ओब्लोंगेटा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मेडुला ओब्लोंगेटा से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ हाइपोथैलेमस को रखा है बीपीएससी का जो पैटर्न देखते हुए, तो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्राकृतिक रबर जो नेचुरल रबर होती है उसको किसका बहुलक है पूछ रहा है, तो ये आइसोप्रीन का होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऑक्सीडेशन एकमात्र ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ऑक्सीडेशन द्वारा सिर्फ ये किया जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मुझे पता, उम्मीद है आपको पता होगा, बट नहीं पता तो रट लो।
एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रभावित अंग दिए हुए हैं, यानी जो अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स हैं वो दिए हैं, और दूसरी तरफ दिया है डिजीज़। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो किस डिजीज़ से अफेक्ट हो जाता है, किससे प्रभावित हो जाता है। तो फेफड़ा जो लंग्स होते हैं ये टीबी से, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या टीबी भी बोलते हैं, क्षय रोग भी इसको बोलते हैं, तो इसके द्वारा फेफड़ा प्रभावित होता है। प्लेग जो है इसके द्वारा भी फेफड़ा प्रभावित होता है, और निमोनिया के द्वारा भी, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम निमोनियाई जो होता है वो उसके निमोनियाई बोलते हैं इसको इंग्लिश में, निमोनियाई। तो निमोनिया के द्वारा भी फेफड़ा जो है इसके द्वारा प्रभावित होता है फेफड़ा। निमोनिया, प्लेग और क्षय रोग यानी टीबी याद रखना है आपको, फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला है इंटेस्टाइनल जो आंत है, इंटेस्टाइन को यानी आंत को कौन रोग प्रभावित करता है, तो टाइफाइड और हैजा जिसको कॉलेरा बोलते हैं, ये दो हैं जो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, टाइफाइड और हैजा याद रहेगा, यानी कॉलेरा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है वो है श्वास नली, ठीक है, तो वॉइस ट्यूब, और श्वास नली से जो है, ठीक है, डिप्टीरिया, काली खांसी यानी हुपिंग कफ, और डिप्टीरिया जो है श्वास नली को जो है ये अफेक्ट करता है, ठीक है, डिप्टीरिया और काली खांसी, जिसको काली खांसी को हुपिंग कफ भी बोलते हैं हम लोग, तो उसको ये अफेक्ट करता है। अगला है तंत्रिका, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली, उसमें न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका होती हैं, और नर्वस सिस्टम जो होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। तो न्यूरॉन्स को जो तंत्रिकाएं हैं उनको टिटनस और कोढ़ जो दो डिजीज होती हैं ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है, टिटनस जो माइकोबैक्टीरियम टिटेनी होता है, टिटनस और कोढ़ ये अफेक्ट करते हैं तंत्रिका को यानी न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो ये मिलान हो गया है। अब वहाँ पे आपको सही का मिलान करना है। इसमें फिर देखो मैं इंग्लिश कईयों में लिखना भूल गया हूँ क्योंकि पेपर बनाया है मैंने रात में बैठ के, तो ये कुछ चीज़ें छूट गई हैं मेरे से। तो सही का मिलान करना है यहाँ पे। सही का आपको अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग दी हुई हैं, ठीक है। अपश्रव्य तरंग यानी कि जो जिनको हम नहीं सुन सकते हैं तो ये 20,000 हर्ट्ज, 20,000 नहीं 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, ठीक है। जो गैंडा, घोड़े, वेल, कबूतर जो हैं इनको सुन सकते हैं। तो अपश्रव्य तरंग को आप याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। फिर श्रव्य तरंगें जिनको हम सुन सकते हैं तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इनकी जो फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है कितने से कितने तक होती है, ठीक है। अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम, इसको गैंडा, घोड़े, वेल, कबूतर आदि सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगे जो हैं, श्रव्य तरंगे जिनको हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, ठीक है। और पराश्रव्य तरंग जिनको अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक रेज, तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। इनको कुत्ता, बिल्ली आदि जो है सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और चमगादड़ आदि इनको निकालती भी हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता ही है हर बार। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली फैट है, वसा है, याद रखना है आपको, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा है। अगला क्वेश्चन है EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसको बोलते हैं। ये किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो EEG जो है वो मस्तिष्क के लिए प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब ECG अलग होता है, ठीक है। यहाँ EEG पूछा है तो EEG होगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो यूज होता है मस्तिष्क के लिए। ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो होता है हार्ट के लिए। दोनों डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। EEG मस्तिष्क के लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी किस उपकरण से मापी जाती है। तो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगला है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में क्या मान होगा। तो ये मान का क्वेश्चन बहुत आता है, फ़ारेनहाइट को ये कन्वर्ट कराता है हमेशा। तो आप या तो इनको सीधा रट लो कि 37 डिग्री सेल्सियस में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इस हिसाब से फिर निकाल लो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट, तो 2 से ज़्यादा आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो सीधा फॉर्मूला होता है। जिन लोगों का मैथ वीक है वो रट सकते हैं, जिनको फॉर्मूला याद करना कर लो। तो 40 डिग्री में जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये याद रखना। ये फ़ारेनहाइट का पूछता है क्वेश्चन, बिहार में लगातार पूछा जाता है।
ये 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट स्केल में इसने मान पूछा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, 40 डिग्री सेल्सियस को पूछा है कि फारेनहाइट स्केल में इसका क्या क्या मान है। तो जो 40 डिग्री सेल्सियस है उसका फारेनहाइट स्केल में मान होगा 104 डिग्री फारेनहाइट। समझ गए, वो दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस में और फारेनहाइट में उसका मान पूछा है, तो 104 हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस का। अगला क्वेश्चन है मिलान करने को विटामिन से। तो विटामिन और डिजीज दी हुई हैं, आपको मिलान करना है कि कौन किससे होता है। यहाँ मैं तो मिलान करके ही दे रहा हूँ, वहाँ आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो रेटिनॉल जो है जीरोप्थैल्मिया या फिर रतौंधी होता है, रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए को। तो याद रखना है आपको, इनके साइंटिफिक नेम भी मैंने लिख दिए हैं, नहीं तो आप कहोगे कि भाई वहाँ तो रेटिनॉल लिखा था, विटामिन ए तो नहीं लिखा था। तो मैंने वो प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म कर दी आपकी। रेटिनॉल जिसको कहते हैं विटामिन ए, उससे होता है जीरोप्थैल्मिया या रतौंधी। थायमिन जो है विटामिन B1, इसको बेरी इससे होता है। नियासिन जो कि है विटामिन B3, इससे पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम होता है। साइनोकोबालमिन जो B12 होता है, इससे एनीमिया और पांडुरोग होता है। क्वेश्चन एक ये भी बनता है बहुत बार कि किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो साइनोकोबालमिन में ही कोबाल्ट भी पाया जाता है। ये भी आप यहीं से याद रख लेंगे, ठीक है। चलेगा ना इतना, कि इसके लिए एक अलग से बना दूं कि भाई ये क्वेश्चन नहीं काउंट होगा, ठीक है। मुझसे नहीं, आपका कंपटीशन एग्जाम हॉल में है आपका। चलिए अगला हम आ जाते हैं वापस, बिहार स्पेशल बचा है, साइंस भी हो गया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार स्पेशल में बिहार करंट और बिहार बेसिक्स पूछा जाता है, बट मैंने बिहार बेसिक्स नहीं पूछे हैं इसमें ज़्यादा, क्योंकि सबको पता है कि गया गर्म जिला है और किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और ये क्वेश्चन आते ही हैं। मैंने यहाँ पे सेंसस भी नहीं रखा है कि कहाँ कौन सा जिला छोटा है, कहाँ की साक्षरता कम है। अब मैं वो करना चाहता कर देता, लेकिन मैं ऐसे करके अपने 40 क्वेश्चन पूरे नहीं करना चाहता कि मैं 40, 45, 50 क्वेश्चन दूं, ऐसे करके नहीं, वो मेरा तरीका नहीं है, पहले ही बोला मैंने। मैं चाहता हूं कि करंट अफेयर और सीधा जीएस से क्वेश्चन दूं आपको, वो जो हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं देने वाला कि सेंसस से मुझे पता आएगा ही, लिटरेसी से एक क्वेश्चन आएगा ही, बिहार स्पेसिफिक से एक क्वेश्चन आएगा ही, वो नहीं रखे हैं मैंने। आपने एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं देखा होगा, ठीक है। वीर कुंवर सिंह का क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, मैंने नहीं रखा जानबूझ के, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को मैंने इसी हित से बनाया है, अपना लाभ नहीं है मेरा इसमें कुछ। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी फूड, जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, समझ में आया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 में बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार का 20वां स्थान है इसमें, ठीक है। कौन सा है, 20वां स्थान है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 में बिहार का स्थान है 20वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई है स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक, उसमें 2021, उसमें बिहार का स्कोर क्या है। बिहार से स्कोर पूछा जाता है, तो यहाँ क्वेश्चन में स्कोर पूछा गया आपसे। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में बिहार का स्कोर क्या है। तो बिहार का स्कोर है 5.74, जो कि 29वां और अंतिम स्थान है बिहार का स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में। तो स्थान अंतिम होता है, तो अब लोग क्या करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो उन्हें पता है कि अंतिम है, गिन के जाते हैं 29 स्टेट है, 29 मार देना स्टेट पूछे तो अब नहीं, अब बिहार थोड़ा खुद भी मॉडर्न हो गया, अब स्कोर पूछना शुरू कर दिया बिहार ने। तो ये तैयार रहिएगा इस बात के लिए कि स्कोर पूछे जाएं तो चौंकिएगा मत वहाँ। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में बिहार का स्कोर है 5.74, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना। तो डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है, किशनगंज बना है, ठीक है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप, और ये कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा जो है बनवाया गया है। बिहार का पहला जिला बन गया डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला किशनगंज। और मैं जो बातें बोलने के लिए बताता हूँ ना कि 29वां स्थान बिहार, 29वां स्टेट, ये सब ना सिर्फ बोलने के लिए बोलता हूँ, आप उस पर भी कमेंट करने लगते हो, तो वो मत किया करो, ठीक है। बिहार का पहला जैविक कृषि गांव, बिहार का पहला जैविक कृषि गांव है केडिया, याद रखना है आपको, जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये। जैविक कृषि गांव बन गया बिहार का पहला केडिया, ठीक है। इन दो में से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, जैविक कृषि गांव में से और न्यूट्रिशनल गांव में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ देखने। आप ये स्टार लगा लो, इस पर याद करके जाओ। पहला न्यूट्रिशनल गांव है कुकरी, जो कि पटना में है, और बिहार का पहला जैविक कृषि गांव है केडिया, जो कि जमुई में है, ठीक है। दोनों याद रहेंगे, अलग अलग फिर से डिस्कस करता हूँ। बिहार का पहला जैविक कृषि गांव है केडिया, जमुई में। बिहार का पहला न्यूट्रिशनल गांव है कुकरी, पटना में। इन दोनों को याद कर लो, एक वहाँ मिलेगा आपको।
अगला क्वेश्चन है, बिहार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों का मिलान करें। मैंने आपसे पहले भी बोला है, जब मैं आपको 5 वीडियो मैंने पार्ट में बजट जो करंट बताया है उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि इस बार लक्ष्य से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख लो। तो लक्ष्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य है 2030 तक, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2040 तक, 7 निश्चय पार्ट 2 का जो लक्ष्य है वो है 2025 तक, निर्यात को 20 गुना बढ़ाना ये है 2025 तक। वहाँ 4 ही दिए होंगे, बट मैं बहुत ही लालची आदमी हूँ, मैं 5वां रख देता हूँ हर बार, आपके साथ गलत करता हूँ मैं, है ना, नरक मिलेगा मुझको। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का जो लक्ष्य है वो है 1 जुलाई 2022। आप लोग कहोगे कि ये तो गलत है, केस कर दो मेरे ऊपर कि 5 ऑप्शन कैसे रख दिए, 5वां तो नन होना चाहिए था। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का 1 जुलाई 2022 का, जो कि सबसे नज़दीकी का लक्ष्य है। फिर निर्यात को 20 गुना बढ़ाना 2025, 7 निश्चय पाठ 2025, शून्य कार्बन उत्सर्जन 2040 और 100% साक्षरता 2030। याद रखना, ये आएगा एक क्वेश्चन इससे भी। अगला क्वेश्चन है, 4th राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्कोर। ठीक है, मैंने स्कोर पे बनाया है इस बार पेपर, स्कोर से क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 4th यानी जो चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक आया उसमें बिहार का स्कोर क्या है, तो बिहार का स्कोर है 31। ठीक है, कितना स्कोर है, 31। स्थान बिहार का 18वां है और अंतिम से दूसरा है, यानी नीचे से दूसरा है। तो आप बताओ नीचे फिर सबसे बिहार से नीचे कौन है, अंतिम से दूसरा जब बिहार हो गया 18वां, तो 19वां किसका है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बिहार का स्कोर 31 है, ये क्वेश्चन था। अगला है, चैंपियंस ऑफ चेंज रैंकिंग में बिहार के कौन से जिले का स्थान नहीं है। चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग अभी जारी हुई है, उसमें बिहार के कौन से जिले का स्थान नहीं है, तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है तो मैंने उन चारों को रख दिया जो हैं। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर जो है दूसरे पे है, औरंगाबाद तीसरे पे है, बांका चौथे पे है, शेखपुरा 5वें पे है, पहले पे झारखंड का है। ठीक है, दुमका। तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा है, लेकिन वहाँ नहीं है पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जब मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा था मैंने एक बात बोली थी कि जहाँ भी बिहार में असत्य हो, कि पूछ रहा हो कि असत्य कथन का चयन करना है तो असत्य को अंडरलाइन करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहां आपसे पूछ रहा हो कि नहीं है तो नहीं को पहले अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं देखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे उसको, फिर क्वेश्चन करना सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे 10-15 क्वेश्चन आते हैं और हमारा माइंड सेट वहाँ काम नहीं करता। एग्जाम प्रेशर में हम जहाँ नहीं होता है वहाँ भी उसको है में हम करके आ जाते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन में नहीं को पहले ही अंडरलाइन कर दोगे तो आपका ध्यान जाएगा कि नहीं है ढूंढना है। ठीक है, ये करिएगा, आपको 1-2 क्वेश्चन का लाभ जरूर मिलेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो हम गोला भरने, ठीक है, असत्य सत्य में गलत कर देते हैं और उससे हम बाहर हो जाते हैं तो दुख होता है, तो ये गलती ना करो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ISFR 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण क्रमशः कितना है। वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछा है एक ही साथ, कितना है, तो वनावरण जो है वो 7.84 है, वृक्षावरण जो है वो 2.48 है। ध्यान से सुनिए, जो वनावरण है यानी जो फॉरेस्ट कवर है वो 7.84% है, ट्री कवर जो है वो 2.48% है, और ये दोनों मिलके हो जाता है 10.32%। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा और आप सभी लोगों का जो है भला चाहता हूँ, लेकिन वहाँ नहीं मिलूंगा ना मैं साथ में, तो यहीं से याद कर लो जो करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का कौन सा जिला जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का कौन सा जिला 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष पे है, तो पटना है, 44th रैंक है पटना की, और ये शीर्ष पे है 10 लाख से अधिक आबादी में, पटना 44th है। ठीक है, याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, टेलीग्राम वालों को तो पता होगा। वर्तमान बिहार मंत्रिमंडल में कुल कितनी महिलाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आएगा इस बार, तो याद करके जाइए। मंत्रिमंडल में या तो पूछेगा किसके पास कौन सा विभाग है, तो जो शीला है, शीला देवी, वो परिवहन है उनके पास। ठीक है, रेणु देवी तो डिप्टी CM ही हैं, आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट देख रही हैं, और जो पिछड़ा वर्ग विभाग देख रही हैं, और लेसी सिंह है तीसरी जो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय देख रही हैं। तो ये तीनों याद होने चाहिए। वर्तमान बिहार मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं हैं, तीनों का विभाग मैंने आपको बता दिया है, इसको पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सुखेत मॉडल बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो मधुबनी से संबंधित है सुखेत मॉडल, मोदी जी ने इसकी चर्चा की थी, ये भी क्वेश्चन आउट है, इसको भी आप ढंग से पढ़ के जाइएगा सुखेत मॉडल को। ठीक है,
मिलान करना है आपको ब्रह्मयोनी पर्वत, मुंडेश्वरी पर्वत, रोहतासगढ़ पर्वत, प्रेतशिला पर्वत और वही आदत से मजबूर आदमी वणावर पर्वत। पांचवा ऑप्शन फिर रख दिया मैंने। तो ब्रह्मयोनी पर्वत जो है गया में है, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में है, रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में है, प्रेतशिला पर्वत गया में है, वणावर पर्वत जो है जहानाबाद में है। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार। ब्रह्मयोनी पर्वत गया में है, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में है, रोहतासगढ़ पर्वत तो रोहतास में इजी हो जाएगा, प्रेतशिला पर्वत गया में है, वणावर पर्वत जो है जहानाबाद में है। इन पे रोपवे बन रहे हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने रखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो रोपवे बन रहा है ना, 6 रोपवे का निर्माण हो रहा है, तो 5 इनमें से ये एक हैं और एक और है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मखाना उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो मखाना उत्पादन में दरभंगा जिला शीर्ष पे है। अपना स्कोर जरूर देखिएगा। कल जो लोग कह रहे थे कि पेपर इजी टू मॉडर्न है, आज बताइएगा कि पेपर बैलेंस कर दिया बीपीएससी के हिसाब से कि नहीं। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा बनाए हैं, क्वेश्चन कैसे बने हैं ये भी बताइएगा मुझे। ठीक है, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। 7 निश्चय की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष जिला कौन सा है? 7 निश्चय की वार्षिक रैंकिंग जो है बिहार जारी करता है हर साल। इस साल 2021 के लिए कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो सुपौल शीर्ष पे है। सुपौल कई सारी चीज़ों में शीर्ष पे है, ये ध्यान रखना है आपको। सुपौल के बारे में पढ़ के जाइएगा, सुपौल आने वाला है क्वेश्चन में जरूर। अगला है, पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में शीर्ष जिला कौन सा है? तो पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में शीर्ष जिला है भोजपुर। कौन सा है? भोजपुर है, जो पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में शीर्ष जिला बना है बिहार का भोजपुर। अगला है, पटना से कोलकाता के बीच एक्सप्रेसवे के निर्माण किया जाएगा, ये कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये 500 किलोमीटर का टोटल बनने वाला है एक्सप्रेसवे, और ये बिहार के 5 जिलों से होकर गुजरेगा। अगर आपको इन जिलों के नाम पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण। इसको देखो, ये सिर्फ मेरा अपना अनुभव है, आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं जो मैं बोलने वाला हूँ, और बाकी सुनना है तो सुन लीजिए। देखिए, अगर आपको बिहार में 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन में से मैंने आपको 140 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए हैं, 150 ऑलमोस्ट कराए हैं। मैथ्स को मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया है, तो मैथ्स को आप लोग एक तो आयु वाला क्वेश्चन करके जाएंगे जो आने ही वाला है। ठीक है, आयु, एज प्रॉब्लम, मेरी एज इतनी है तो उसकी कितनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप रेलगाड़ी का, कि वो कब क्रॉस करती है या कब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या कब पिलर को क्रॉस करती है, ये वाला क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का आने ही वाला है, वो आप करके ही जाएंगे। आयु, रेलगाड़ी, नंबर सीरीज। एक आएगा आपको पानी की टंकी वाला, जिसको पाइप और सिस्टर्न बोलते हैं, कि टंकी एक भर रही है एक खाली कर रही है। खामखा मतलब पानी का वेस्टेज करते हैं ये लोग, जब इनको पानी चाहिए नहीं तो टंकी खाली क्यों कर देते हैं, ये मुद्दे की बात है। तो ये आपको 4 क्वेश्चन तो आउट हो ही गए हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं। आयु, रेलगाड़ी, नंबर, टंकी, ये करके जाएंगे। इनको मैं मान नहीं रहा हूँ अपने में कि ये मैं अपने में एडिशन बता रहा हूँ, इनको मैंने छोड़ दिया है कि चलो आपको क्वेश्चन का फ़ायदा होना चाहिए, मुझे क्या ही लेना देना। ठीक है, देखो एक अब आ जाते हैं, वो मैंने डिस्कस कर ही दिया कि सेंसस से एक क्वेश्चन आएगा, ये 1-2 आएंगे, लिटरेसी से 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही, उनको अब बात नहीं करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है, ई ऑप्शन को लेके है। ठीक है, तो ई ऑप्शन में आप अगर देखें तो पिछले, अगर आप जब से ई ऑप्शन लागू हुआ है, पिछले 5 साल का अगर आप पेपर उठा के देखें तो ई ऑप्शन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 17 से ज़्यादा बार आया हो अब तक। ठीक है, ये मैंने खुद चेक किया है, 17 से ज़्यादा बार किसी भी पेपर में ई ऑप्शन अब तक नहीं आया है। मैक्सिमम आया है 17 बार, वो भी अभी लास्ट के 2 साल की बात नहीं हो रही है, उससे पहले आया था। तो क्वेश्चन होते हैं 150, ठीक है, और ई ऑप्शन आ रहा है उनमें 17 बार, जो कि मैक्सिमम है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी रहती है 12 से 15, तो हम 15 मान लेते हैं। यानी कि अगर हम इसको रेशियो दें तो 30 आना चाहिए था, लेकिन 30 का भी 15 आता है। ठीक है, 30 में 30 आना चाहिए था, लेकिन 30 में कितनी बार आया? 15 बार आ रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ई ऑप्शन को आप तभी लगाएंगे वहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा श्योर होंगे कि ई ऑप्शन ही है। बात समझ में आई? जब ई ऑप्शन को आप तब क्लिक करेंगे जब आप पूरी तरह श्योर हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ई ही होगा। आप ई ऑप्शन पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, ई ऑप्शन पे रिस्क नहीं लेना है। ई ऑप्शन को तभी क्लिक करना है जब आपको श्योर हो कि ई ऑप्शन है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन में ही ई ऑप्शन होता है, और 10-12 में से आपको 5 से 7 क्वेश्चन जो है ऐसे लगेंगे कि इनमें ई ऑप्शन है ही। ठीक है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे,
मोस्ट प्रॉब्ली साइंस के होते हैं जिनमें ई ऑप्शन होता है, या कोई योजना से क्वेश्चन होगा तो उसमें ई ऑप्शन हो सकता है। जैसे पंचायत का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले कि पंचायत का उद्देश्य क्या है, तो स्वायत्त जो है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन करना, इम्पावर करना, तो ये सही बात होती है, तो इनमें ई हो ही जाता है। इन्वायरमेंट का एक आध कोई क्वेश्चन आता है, साइंस एंड टेक का आता है, उसमें ई हो सकता है। तो आप कहने का मतलब है 7-8 क्वेश्चन तो आप ई के एलिमिनेट करोगे खुद से, मुझे भी पता है। फिर बचते हैं 4 और 5 क्वेश्चन। तो उन 4-5 क्वेश्चन में ई ऑप्शन उनमें आता है दोस्तों जिनमें खुद बीपीएससी को भी कंफ्यूजन होता है कि इसका क्वेश्चन क्या रखें, इसका 1 और 2 रख दें या फिर नन रख दें। तो उनमें 4-5 क्वेश्चन में उनमें होता है ई ऑप्शन, ठीक है। बाकी किसी में ज़्यादा डिलेमा होता है तो वो डिलीट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ई ऑप्शन को आप बहुत याद से ध्यान से देख के लगाएंगे, रिस्क ई ऑप्शन पे नहीं लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत से ध्यान से यूज़ करना है इस बात को, ऐसा ही नहीं है कुछ भी करके आ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि बिहार में ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये डेटा से संबंधित है या फिर बहुत डिफिकल्ट है, तो वहाँ आपको रिस्क लेना है ए पे। बात समझ में आई? अगर आपको लग रहा है कि आपने ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं सुना है, अगर आपने सुना है तो नहीं करिएगा ऐसा, लेकिन अगर आपने सुना नहीं है उस क्वेश्चन को पहले कभी, ना मॉक में सुना है ना आपने प्रीवियस ईयर पेपर में सुना है, तो उसका आंसर अगर आपको पता भी नहीं है तो आप ए पे रिस्क ले सकते हैं। 80% चांसेस होंगे कि वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 80% प्रोबेबिलिटी होगी कि ए आपका करेक्ट होगा उस केसेस में जब आपको पता नहीं है उसका आंसर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप करके तो 150 ही आने वाले हो। तो 80% प्रोबेबिलिटी पे जाओ ए के साथ, ठीक है। ये याद रखना है आपको। ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी। तीसरी एक चीज़ मैं बात और डिस्कस कर देता हूँ। आजकल आप जहाँ भी खोलोगे कुछ भी देखना अंतिम समय पे सही नहीं है। कहीं पे 15 मिनट का एक वीडियो जिसमें करंट दिया हुआ है, कहीं पे 10 मिनट का वीडियो करंट दिया हुआ है। आपने जितना अब तक पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। अब आपको इधर उधर से कहीं से करंट नहीं पढ़ना है। जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कर लो 2-3 दिन के समय में। नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो नया भी याद नहीं होगा और आप पुराने को भी भूल बैठोगे, कन्फ्यूज़न होगा। तो नया अब नहीं पढ़ना है। आप बहुत लोगों की आदत होती है, वो देखते हैं क्योंकि आपने बीपीएससी सर्च किया हुआ है यूट्यूब पे, अब आपको जहाँ भी बीपीएससी दिखेगा आप तुरंत वो क्या है कि आपको रिकमेंडेशन आने लग जाएगी, तो वो उसको नहीं देखना है, नया नहीं देखना है। ये आज के 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। मेरी जो बातें थी जो मुझे करनी थी वो भी मैंने कर दी हैं। इसी के साथ अब आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस मैं डालूंगा अगले 2-3 दिन, और यूट्यूब पे अब मैं मेरे हिसाब से कोई वीडियो अब नहीं आने वाला है, क्योंकि जो मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का एक समरी बना दो कि ये पढ़ के जाओ, उस पर मैं विचार करूँगा कि वो बना दूँ कि नहीं। 5-7 मिनट का वैसे बना भी सकता हूँ, आप कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सिर्फ बजट इकोनॉमिक सर्वे उतना पढ़ जाना, आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी, दोस्तों को फैला दो। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से दे के आओ एग्जाम, मस्त से दे के आओ और पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।